I'm Parik. I'm a student of BSc Chemistry Honours first year, and so today we are going to discuss the questions of our inorganic chemistry. So the first question is defined with example. Point number 1, diagonal relationship. The diagonal relationship is a similarity in chemical properties between elements of period 2 and period 3 which are diagonally placed in the periodic table. तो ये जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है ये एक सिमिलरिटी होती है इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उन एलिमेंट्स के पीरियड 2 और पीरियड 3 के जो डायगोनली प्लेस होते हैं एक दूसरे के। इसका एग्जांपल है लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। दिस सिमिलरिटी अराइजेज ड्यू टू देयर कंपेरेबल चार्ज, रेडियस रेशियो एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। तो ये जो सिमिलरिटी होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये आती है उनकी कंपेरेबल चार्ज, उनकी रेडियस रेशियो और उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ में। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है लिथियम बिहेव सिमिलरली टू मैग्नीशियम इन सेवरल एस्पेक्ट। तो इसका एग्जांपल है लिथियम जो होता है वो हमारे मैग्नीशियम की तरह होता है क्योंकि ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये हमारी पीरियोडिक टेबल में डायगोनली प्लेस होते हैं। बोथ फॉर्म्स नाइट्राइड्स, जैसे जो हमारी जो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों होते हैं ये दोनों नाइट्राइड्स बनाते हैं Li3n and Mg3n2 एंड कार्बोनेट्स Li2CO3 and MgCO3। Their hydroxides are weak bases and they form sparingly soluble fluorides। और इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के ये वीक होते हैं और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल फ्लोराइड्स बनाते हैं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है इंटरहैलोजन कंपाउंड। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर कंपाउंड फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट हैलोजेंस। तो ये वो हैलोजन कंपाउंड होते हैं जो दो अलग टाइप के हैलोजन कंपाउंड से बनते हैं। हैलोजन यानी कि हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट। दे आर जनरली कोवेलेंट एंड मोर रिएक्टिव देन इंडिविजुअल हैलोजन। तो ये जो हमारे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं और ये जो हमारा पेरेंट हैलोजन होता है उससे ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। देयर जनरल फार्मूला इज XYN। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है XYN, वे जहाँ पे जो हमारा X होता है वो होता है हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन और जो हमारा Y होता है वो होता है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ये जो N है N होगा हमारा 1, 3, 5 और 7। हमारे इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड ClF3, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड BeRF5 एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl। तो ये हमारे इंटरहैलोजेंस थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। The inert pair effect refers to the reductance of the outermost s electron and is to participate in bonding। तो जो inert pair effect होता है ये होता है जो हमारा वैलेंस s शेल होता है उसकी बॉन्डिंग की तरफ जो पार्टिसिपेशन होती है उसकी कमी की वजह से, पर्टिकुलरली इन द हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो ज़्यादातर हमारी जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उनमें दिखाई देता है। दिस इज ड्यू टू द पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर DNF इलेक्ट्रॉन्स एंड एन इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है उसका रीज़न होता है पोर शील्डिंग जो कि D और F ऑर्बिटल के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं D और जो हमारे F सबशेल्स हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं और हमें पता है कि जो D और F सबशेल्स होते हैं उनकी जो शील्डिंग इफेक्ट की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है जिसकी वजह से जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे न्यूक्लियस से बाउंड हो जाता है, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। जिससे क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उससे जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो बहुत स्ट्रांगली हेल्ड कर पाएगा और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। फिर आता है हमारा C60 फ्लोरीन्स। तो जो हमारे C60 फ्लोरीन है वो भी हमारा डायमंड और ग्रेफाइट की तरह कार्बन का एक एलोट्रॉप है। ऑल्सो नोन एज बकमिंस्टर फ्लोरीन, इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इट इज़ अ होलो केज लाइक मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन ए स्फेरिकल शेप। तो ये जो हमारा फ्लोरीन होता है ये एक केज शेप होलो मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारे 60 कार्बन एटम्स होते हैं वो एक स्फेरिकल शेप में अरेंज करे जाते हैं जो एक रिजेंबल करता है सॉकर की बॉल को। इसमें हमारे 12 पेंटागन्स होते हैं और हमारे 20 हेक्सागन्स होते हैं। और जो हमारा ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, जो हमारा हर कार्बन होगा हमारे फ्लोरीन में वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होगा। एग्जाम्पल C16 फ्लोरीन्स है पोटेंशियल एप्लीकेशन इन मटेरियल साइंस। इनके हमारे कई सारे मटेरियल साइंस में हमारे एप्लीकेशन होते हैं जैसे एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम की तरह काम करता है, लुब्रिकेंट्स की तरह काम करता है एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा ऑर्थोसिलिकेट्स। ऑर्थोसिलिकेट्स आर ए क्लास ऑफ सिलिकेट मिनरल्स बेस्ड ऑन आइसोलेटेड SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स। तो जो हमारे ऑर्थोसिलिकेट्स होते हैं वो हमारे सिलिकेट मिनरल्स की क्लास होते हैं और इनमें जो हमारा कॉमन यूनिट होता है वो होता है SiO4 4-।
In this structure, the silicon atom is bonded to 4 oxygen atom and this SiO4 tetrahedral are not linked to each other by sharing oxygen atom. तो जो हमारे ऑर्थोसिलिकेट्स होते हैं उनमें जो हमारा सिलिकॉन एटम होता है वो बाउंड होता है 4 ऑक्सीजन एटम से, और जो हमारे SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक नहीं होते, ऑक्सीजन एटम्स को शेयर करते। द चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय वेरियस मेटल कैटायन, और इनमें जो चार्ज होता है SiO4 4- में उसे कई मेटल आयंस से न्यूट्रलाइज कर दिया। एग्जांपल ऑलिविन MgFe2SiO4 एक कॉमन ऑर्थोसिलिकेट मिनरल है जहाँ पे हमारे मैग्नीशियम और जो आयरन कैटायंस है वो बैलेंस कर देते हैं आइसोलेटेड SiO4 4- टेट्राहेड्रल यूनिट का। फिर आते हैं हमारे पायरोसिलिकेट हमारे होते हैं सिलिकेट्स के क्लास सिलिकेट मिनरल्स जिनमें हमारे 2 SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं और वो लिंक्ड होते हैं बाय शेयरिंग 1 कॉमन ऑक्सीजन एटम्स। तो इन दोनों में क्या होगा कि जो हमारा एक ऑक्सीजन होता है वो कॉमन होता है। दिस लिंकेज फॉर्म्स अ डिस्क्रीट SiO4 6- यूनिट। तो इससे क्या होगा, हमारा SiO4 4- यूनिट का एक डिस्क्रीट हमारा यूनिट बन जाएगा। इसका एग्जांपल है थॉर्टविटेट, ये एक पायरोसिलिकेट मिनरल है। अदर एग्जांपल है हमारा Na6Si2O7। फिर आता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं ग्रुप 3 to ग्रुप 14 ऑफ द पीरियडिक टेबल। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटरमोस्ट पी ऑर्बिटल में जाता है। दिस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज NS2 NP 1 to 6। इनमें हमारे इंक्लूड होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज वेरी वाइडली अक्रॉस पीरियड्स एंड ग्रुप्स। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है गिव रीजन टू द फॉलोइंग। सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलेंट। तो हमें ये बताना है कि जो हमारे सिलिकॉन्स होते हैं वो वाटर रिपेलेंट क्यों होते हैं। सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर ऑर्गेनिक ग्रुप लाइक एल्काइल और एराइल ग्रुप डिनोटेड एज आर। तो जो हमारे सिलिकॉन्स होते हैं वो वाटर रिपेलेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे सिलिकॉन होता है उनमें हमारे नॉन पोलर ऑर्गेनिक ग्रुप जैसे हमारे एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप होते हैं जो हमारे आर से डिनोट किए जाते हैं उनका प्रेजेंस होता है। ये हमारे सिलिकॉन के एटम से अटैच्ड होते हैं उनके पॉलीमरिक बैकबोन में, फॉर एग्जांपल SiO। तो ये जो लिंक हो, ये जो हमारी चेन होगी इसमें हमारा आर भी प्रेजेंट होगा। दिस आर ग्रुप्स आर हाइड्रोफोबिक, और हमें पता है कि ये जो हमारे ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं आर ग्रुप वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर हीटिंग होते हैं और एंड प्रोजेक्ट टुवर्ड्स फॉर्मिंग अ वाटर रिपेलिंग सरफेस। और जब भी जो हमारा सिलिकॉन होगा अगर उसमें पानी आएगा तो ये आगे आके एक वाटर रिपेलिंग सरफेस का काम करेंगे। एडिशनली सिलिकॉन्स हैव लो सरफेस टेंशन कॉजिंग वाटर टू बीड अप रेदर देन स्प्रेड। और जो सिलिकॉन उसका हमारा लो सरफेस एरिया होता है जिससे जो हमारा पानी होता है वो फैलता नहीं है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बोरिक एसिड इज एसिडिक। हमें ये समझाना है कि जो हमारी बोरिक एसिड रहता है वो एसिडिक क्यों होती है। जो हमारी बोरिक एसिड होती है उसका फॉर्मूला होता है H3BO3 या HbOH होल थ्राइस। वो एसिडिक इसलिए होती है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, क्योंकि लुईस एसिड की तरह काम करती है। इट डज नॉट डोनेट अ प्रोटोन, ये कोई डोनेट को प्रोटोन नहीं करती डायरेक्टली बट रेदर एक्सेप्ट्स अ हाइड्रोक्साइड आयन। ये किसी प्रोटोन को डोनेट ना करके ये एक हाइड्रोक्साइड आयन को एक्सेप्ट करती है पानी से, और इससे क्या होगा जो हमारा H पॉजिटिव का जो कंसनट्रेशन होगा सॉल्यूशन में वो बढ़ जाएगा और जो हमारा बोरिक एसिड है वो एसिडिक की तरह काम करेगा। फिर आता है कि हमारा एक फ्लोरीन इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट। हम ये बताना है कि जो हमारा फ्लोरीन है वो एक पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है। फ्लोरीन इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज इट्स डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स पी ऑर्बिटल। तो हमारे जो फ्लोरीन है वो एक पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पी ऑर्बिटल में जाता है। Especially it is located in group 17 of the periodic table which is a part of the p block and its outer electronic configuration is 2s2 2p5। और जो हमारा ये जो फ्लोरीन है वो हमारे ग्रुप 17 में होता है और हमें पता है कि ग्रुप 13 से जो हमारे ग्रुप 18 हैं वो हमारी पी ब्लॉक एलिमेंट है। जो हमारा फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2NP5 और ये हमारे क्राइटेरिया को भी मैच करता है। फिर आता है हमारा SiH3 होल थ्राइस n इज लेस बेसिक देन CH3 होल थ्राइस n। तो ये जो हमारा CH3 होल थ्राइस n इसे हम कहते हैं ट्राई इथाइलमाइन, और जो हमारा SiH3 होल थ्राइस n इसे हम कहते हैं ट्राइसिलाइलमाइन। हमें बताना है कि जो हमारा ट्राइथाइलमाइन है वो हमारे ट्राइसिलाइलमाइन से कम बेसिक क्यों है। नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल गया। हमें बताना है कि जो हमारा CH3 होल थ्राइस ट्राइथाइलमाइन है वो हमारा ट्राइसिलाइलमाइन से क्यों ज़्यादा बेसिक है। तो जो हमारा ट्राइथाइलमाइन होता है जो इसमें जो मेथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नाइट्रोजन एटम पे उसे इंक्रीज कर देंगे, मेकिंग इट्स लॉन्ग पेयर रेडिली अवेलेबल फॉर डोनेशन एंड दस इंक्रीजिंग इट्स स्पेसिसिटी। तो इस हमारे
मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस, जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है हमारे ट्राइथाइलामाइन की वो बढ़ जाती है, और ये हमारी बहुत ईजिली लोन पेयर को डोनेट कर पाते हैं, इनकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। और हमारे ट्राइथाइलामाइन में जो हमारा सिलिकॉन एटम होता है उसमें वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द नाइट्रोजन एटम कैन बी डिक्लोज्ड इन दिस एम्प्टी d ऑर्बिटल। इससे क्या होगा, हमारे अंदर ही जो हमारे ऑर्बिटल के अंदर ही जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो फिल हो जाएगा, और जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो हमारा ट्राइथाइलामाइन होता है वो हमारा ज़्यादा बेसिक होता है हमारे ट्राइसिलामाइन से। फिर हमारा आता है H3PO4 इज़ नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट। हमें बताना है जो हमारे फॉस्फोरिक एसिड है वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं है। फॉस्फोरिक एसिड इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज फॉस्फोरस इन H3PO3 इज इन इट्स हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें जो हमारा फॉस्फोरस होगा वो हमारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में होता है। फॉर ए सब्सटेंस टू एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट द सेंट्रल मस्ट बी इन ए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर किसी सब्सटेंस को हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए वो मैक्सिमम से लोअर होनी चाहिए। सिंस फॉस्फोरस इज ऑलरेडी एट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, और हमें पता है कि जो हमारा फॉस्फोरस है वो ऑलरेडी एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट कैनॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर, हम इसे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमें बताना है हमारे इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉज क्या है। द प्राइमरी कॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर DNF ऑर्बिटल। जैसे हमने पहले डिस्कस करा था, जो हमारे इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो प्राइमरी कॉज है वो है हमारा पोर शील्डिंग बाय द DNF इलेक्ट्रॉन एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो हमें पता है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता है, और इस वजह से जो हमारे DNF इलेक्ट्रॉन्स है वो भी हमारे इंक्रीज होते हैं। और हमें पता है कि इनकी जो शील्डिंग कैपेसिटी होती है वो शील्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। शील्डिंग कैपेसिटी हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हमारे न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको कम करने के लिए। अब जैसे अगर इनकी शील्डिंग इफेक्ट्स कम होगी तो ये उतनी अच्छी तरीके से शील्ड नहीं कर पाएगा, और जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली खींच पाएगा। तो ये हमारा होता है इनर्ट पेयर का कॉज। अब हमें डायग्राम रिलेशनशिप बताना है बोरोन और सिलिकॉन में। जो हमारा बोरोन है वो हमारे ग्रुप 13 का एलिमेंट है, और सिलिकॉन हमारे ग्रुप 14 का एलिमेंट है। इन दोनों के बीच में डायग्राम रिलेशनशिप एग्जिबिट होता है ड्यू टू देयर कंपैरेटिव चार्ज, रेडियस रेशियो एंड सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन तीनों वजह से हमारी जो बोरोन और सिलिकॉन है उसमें हमारे कंपेरेबल हमारे डायग्राम रिलेशनशिप होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, बोथ आर मेटलॉइड्स एंड एग्जिस्ट इन अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, बोथ फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड रेदर देन आयनिक कंपाउंड, बोथ आर सेमीकंडक्टर, देयर आर वीक एसिडिक ऑक्साइड दैट आर ग्लासी नेचर और एक्स्ट्रा। फिर अभी हमें बताना है, हमें एसिडिक ऑर्डर बताना है कि जो हमारा HClO है वो HClO2 और HClO3 और HClO4 से कम क्यों है। द एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ द सेम सेंट्रल एलिमेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो आंसर है वो हम बताएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर। इसमें जो हमारा क्लोरीन है वो है हमारा सेंटर में है, तो हमें बताना है कि इन सब में से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो अगर हम हमारे HClO की बात करें तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी, और जो हमारे HClO2 है इसकी होगी +4 +3, और HClO3 की होगी +5, और HClO4 की होगी +7। तो हमें पता है कि जो हमारी एसिडिटी होती है वो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज़्यादा हमारा एसिडिक कैरेक्टर होगा, और इसलिए जो हमारा HClO4 होता है वो इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। अब हमें बताना है हमारा BF3, BCl3, BBr3 और BI3, इनका हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। ये जो ऑर्डर है वो रिफ़र करता है लेविस एसिड को। जो एबिलिटी होती है बोरोन, विच इज़ द एबिलिटी ऑफ बोरोन टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। हमें पता है कि अगर कोई एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो वो एक लेविस एसिड होता है। Boron trihydride are Lewis acid due to empty p orbital on boron. The Lewis acidity is influenced by the extent of p pi back bonding from the halogen to boron. तो जो हमारा BF3 होता है उसमें जो हमारा 2p ऑर्बिटल F का होता है वो सिमिलर साइज होती है हमारी बोरोन की 2p ऑर्बिटल की वजह से उसमें। तो क्या होगा, जो हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें p2p बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी है वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम BCl3, BBr3 और BI3 की तरफ मूव करते हैं तो जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बैक बॉन्डिंग है वो पॉसिबल नहीं होती, और इसलिए उन्हें बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अब हमें बताना है स्ट्रक्चर डायबोरिन का। जो हमारा डायबोरिन होता है उसका एक यूनिक बनाना बॉन्ड या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 3C2E बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होगा, हमारे 2 बोरोन एटम्स होंगे और हमारे 6 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और जो हमारे 4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो हमारे टर्मिनल होंगे। ये होंगे एक हर बोरोन की तरफ एक होंगे,
और ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे विद 2 बोरॉन एटम्स। और जो हमारे रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन है वो होंगे ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स। ये क्या करेंगे, 2 बोरॉन्स को कनेक्ट करने का काम करेंगे। अब हमें बताना है बोराजिन। बोराजिन को हम अक्सर इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनिक बेंजीन की तरह दिखती है। ये एक हमारी 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड होती है और इसमें ऑल्टरिंग बोरोन और नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। जो हमारा ईच बोरोन है वो बॉन्डेड होगा 2 नाइट्रोजन एटम से और 1 हाइड्रोजन एटम से। ईच नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 बोरोन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम। बोथ बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम्स इन द रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जो हमारी कार्बन और जो हमारा बोरोन और जो नाइट्रोजन एटम होगा वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब हमें बताना है व्हाट विल हैपन व्हेन बोरेक्स इज हीटेड विद एक्वस H2SO4। तो हमें ये बताना है कि क्या होगा अगर हम बोरेक्स को H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। जो जब हमारा बोरेक्स एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट करा जाता है तो बोरिक एसिड इज फॉर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। तो हमारा क्या होगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा H2SO4 है, तो अगर हम अपने बोरेक्स को एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ अगर हम हीट करते हैं तो हमारा बोरिक एसिड बन जाएगा। ये हमारा रिएक्शन है Na2B4O7 10H2O प्लस H2SO4 gives us 4H3BO3 प्लस Na2SO4 प्लस 5H2O। अब हमें बताना है कि BF3 इज हीटेड विद LiH एट 450 केल्विन। क्या होगा अगर हम BF3 को LiH के साथ 450 केल्विन पर हीट कर दें। पेन बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, अगर हम BF3 को लिथियम हाइड्राइड के साथ अगर 450 केल्विन पे अगर हम हीट करते हैं तो डाइबोरेन हमारा फॉर्म हो जाता है अलॉन्ग विथ लिथियम फ्लोराइड। फिर हमें बताना है बोरेक्स इज हीटेड विथ इथाइल अल्कोहल एंड कंसनट्रेटेड H2O4। अब हमें बताना है अगर हम बोरेक्स को अगर हम इथाइल अल्कोहल और हमारे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हीट करते हैं तो क्या होता है। तो इससे क्या होगा, एक वोलेटाइल ईस्टर कॉल्ड ट्राइथाइल बोरेट C2H5O होल थ्राइस B बन जाता है। तो इस रिएक्शन से हमारा एक बहुत वोलेटाइल ईस्टर जिसे हम ट्राइथाइल बोरेट कहते हैं वो फॉर्म हो जाता है। और जो हमारा कंसनट्रेटेड H2O4 होता है वो एक्ट करता है कैटलिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। अब हमें बताना है कि डाइबोरेन रिएक्ट्स विथ एक्सेस अमोनिया एट हाई टेम्परेचर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर हम डाइबोरेन को एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कराते हैं तब क्या होगा। जो व्हेन डाइबोरेन द इनऑर्गेनिक बेंजीन इज फॉर्म्ड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर अगर हम डाइबोरेन को अगर हम एक्सेस अमोनिया के साथ अगर रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर में तो जो हमारा बोराजिन होता है जिसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं वो फॉर्म होता है। इसका रिएक्शन है 3B2H6 प्लस 6NH3 गिव्स अस 2B3 and 3H6 प्लस 12H2। अब हमें बताना है डिफाइन एसिड एंड बेसिस विद एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ लेक्स-फ्लैट कॉन्सेप्ट एंड ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, एरेनिस कॉन्सेप्ट एंड लिवाइस कॉन्सेप्ट। तो हमें बताना है कि हमें एसिड और बेसिस के एग्जांपल देने हैं इन चारों प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेक्स-फ्लैट के साथ। तो लेक्स-फ्लैट डिफाइंस एसिड एंड बेसिस इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड आयन। तो इन्होंने ऑक्साइड आयन के मध्य लेके एसिड और बेस को डिफाइन करा। ऑक्साइड आयन ट्रांसफर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर हाई टेम्परेचर रिएक्शन इन मोल्टन स्टोन सिस्टम। तो अगर लेक्स-फ्लैट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक बेसिक वो सब्सटेंस है जो एक ऑक्साइड आयन O2 माइनस को एक्सेप्ट करता है और बेस वो है जो हमारे ऑक्साइड आयन को डोनर करता है। एग्जांपल इसका SO3 प्लस O2 हमें देगा SO4 माइनस। तो इसमें जो हमारा SO3 है वो एक्सेप्ट है और एक्सेप्ट करता है ऑक्साइड आयन को बेस से। फिर हमें बताना है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ब्रोंस्टेड-लोरी का इन्होंने बताया था प्रोटॉन के टर्म्स पर H पॉजिटिव। तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा एसिड होता है वो एक प्रोटॉन डोनर होता है, जो हमारा बेस होता है वो प्रोटॉन रिसेप्टर होता है। फिर हमें बताना है अरेनिस कंसेप्ट के ऊपर। अरेनिस हमारा ओल्डेस्ट डेफिनेशन और ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड होता है एक सॉल्यूशन की वजह सॉल्यूशंस पर इसकी लिमिटेशन होती है। तो अरेनिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे एसिड क्या होगा, एक वो सब्सटेंस होगा जो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन्स जब एक पानी के साथ डिजॉल्व होता है। और जो हमारा बेस है वो सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड आयन्स। अब हमें लिविस कॉन्सेप्ट के ऊपर बताना है। लिविस कॉन्सेप्ट ये हमारा ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन होता है। ये हमारे एसिड एंड बेसिस को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र के आधार पर हमें ये डिफाइन करता है। तो लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी एसिड होती है वो होगी एन इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर। अगर कोई एसिड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, अगर उसमें एम्पी ऑर्बिटल है तो वो एक एसिड कहलाया जाएगा। और जो हमारा बेस है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होना चाहिए। एग्जाम्पल BF3 प्लस NH3। हमें बताना है डिफाइन विद एग्जांपल। अब हमें एग्जांपल के साथ बताना है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आर एनी सॉल्वेंट अदर देन वाटर। कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पानी प्रेजेंट ना हो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं।
दे आर यूज फॉर रिएक्शन ऑफ डिसोल्यूशन वेयर वाटर इज अनसुइटेबल ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी और स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो ये हम वाटर की जगह यूज़ करते हैं किस जगह पे, जहाँ पे वाटर की कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी और नॉन एक्वस सॉल्यूट और स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसका एग्जांपल है लिक्विड अमोनिया इज ए कॉमन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो हमारा लिक्विड NH3 है वो हमारे कॉमन नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, इसे हम यूज़ करते हैं डिजॉल्विंग एल्कली मेटल्स। फिर हमारा आता है एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर सॉल्वेंट दैट डू नॉट पोजेस अ डिसोसिएबल प्रोटॉन, दैट इज दे कैन नॉट डोनेट एन H पॉजिटिव। तो जो हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट नहीं करते। दे लैक एसिडिक हाइड्रोजन एंड डू नॉट अंडरगो ऑटो पायरोलाइसिस इन्वॉल्विंग प्रोटॉन डेंसर। तो जो हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें हमारे जो हमारे एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं उनकी प्रेजेंस कम होती है। इसका एग्जांपल है एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एंड एसीटोनाइट्राइल। फिर आते हैं हमारे आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स आर सॉल्वेंट विद अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट आर कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग आयनिक compounds and promoting their dissolution into ions by solvating the ions and reducing the electrostatic attraction between them। तो जो हमारे आयोनाइजिंग सॉल्वेंट होते हैं ये वो सॉल्वेंट होते हैं जिनकी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है और वो कैपेबल होते हैं आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के में, और ये प्रमोट करते हैं डिसोसिएशन ऑफ आयंस। और ये इसका एग्जांपल हमारा वाटर है और है हमारा NaCl। फिर हमें बात बतानी है नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स के बारे में। हमारे नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट होते हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वीक होता है और वो डिसोसिएशन को प्रमोट नहीं करते। द टिपिकली डिजॉल्व कोवेलेंट और नॉन पोलर सब्सटेंस आर बेंजीन एंड टेट्राक्लोराइड। फिर हमें पढ़ना है हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट्स। प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर सॉल्वेंट दैट पोजेस अ डिसोसिएबल प्रोटॉन। ये वो सॉल्वेंट होते हैं जिनमें एक डिसोसिएबल प्रोटॉन होता है। ये यूजुअली बॉन्ड होता है इन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, और ये जो हमारा एक्सेप्ट प्रोटॉन को एक्सेप्ट या फिर डोनेट कर सकते हैं। ये कैपेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेल के लिए। एग्जाम्पल हमारा इथेनॉल, वाटर एंड एसिटिक एसिड। फिर आता है हमारा ऑटो आयनाइजेशन विद एन एग्जाम्पल। अब हमें ऑटो आयनाइजेशन बतानी होगी। ऑटो आयनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एक सॉल्वेंट स्पॉन्टेनियसली आयनाइज हो जाता है प्रोड्यूस करने के लिए एक पेयर ऑफ आयंस कैटायन एंड एनायन थ्रू प्रोटॉन ट्रांसफर बिटवीन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये ऐसे ट्रांसफर करके हमारा ऑटो आयनाइजेशन का शो कर दिया। एग्जांपल हमारा वाटर एंड लिक्विड अमोनिया। अब हमें बात करनी है हमारे पियर्सन कंसेप्ट के ऊपर कि हमारे पियर्सन कंसेप्ट क्या होता है, जैसे भी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस प्रिंसिपल के ऊपर। तो ये हमारे इसका हमें एप्लीकेशन बताना है और हमें उसके बारे में भी बताना है। तो जो हमारा पियर्सन कंसेप्ट होता है वो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड की बेसिस के ऊपर प्रिंसिपल होता है, और ये दिया गया था रेल्फ पियर्सन में। उन्होंने बताया था कि हार्ड एसिड प्रीफर टू एसोसिएट विद हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेसिस प्रीफर टू रिएक्ट विद सॉफ्ट बेस। ये उनका बहुत सटीक स्टेटमेंट था। और ये जो इसका प्रिंसिपल है, ये क्वांटिटेटिव रूल ये जो हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। जैसे हमारे हार्ड एसिड होते हैं उनकी स्मॉल साइज हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और लो पोलराइजिंग हाई, और इनकी पोलराइजेबिलिटी हाई होती है। एग्जांपल हमारा H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Ba3 पॉजिटिव। अब हमें बात करें सॉफ्ट एसिड। जो हमारे सॉफ्ट एसिड होते हैं उनकी हमारी जनरली साइज लार्ज होती है और इनमें ज़ीरो या फिर लो पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इनकी हाई पोलराइजेबिलिटी होती है और इनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एग्जांपल C पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag2 पॉजिटिव, Pd2 पॉजिटिव, L2 पॉजिटिव। अब हम इसके प्रिंसिपल, और जो हमारे हार्ड बेसेस होते हैं वो उनकी लार्ज साइज होती है इनके, और जो हमारे हार्ड बेस है उनकी स्मॉल साइज होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाई पोलराइजेबिलिटी होती है। एग्जांपल I-, Cn-, HCl-। अब हमें बात करना है सॉफ्ट बेस के बारे में। ये सारी सॉफ्ट बेस के एग्जांपल थे। हार्ड बेस के एग्जांपल है F-, OH-, H2, NH3+। सॉफ्ट बेस इनकी लार्ज साइज होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाई पोलराइजेबिलिटी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमारे हार्ड एंड एसिड बेस सॉफ्ट है और वो हमारा सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस है। इसकी एप्लीकेशन ये हमारे प्रेडिक्टिंग रिएक्शन डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये हमारी रिएक्शंस को प्रेडिक्ट करता है कि डायरेक्टली होगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बना के होगी। फिर हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करना है। जो हमारे हार्ड इंट्रैक्शन होते हैं वो जनरली हमारे सॉल्युबल होते हैं हार्ड सॉल्वेंट्स में, और जो हमारे सॉफ्ट इंट्रैक्शन होते हैं वो हमारे सॉल्युबल होते हैं सॉफ्ट सॉल्वेंट्स में।
अब हमें बताना है एम्बिडेंट लिगेंड। लिगेंड्स दैट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू 2 or more different atoms will prefer to bind into a hard acid by their harder atom to a soft acid. वाई द जो हमारी जो होते हैं, जो हमारे एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं, वो लिगेंड होते हैं जो एक से ज़्यादा एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम बात करें मेटल टॉक्सिसिटी। तो जो हमारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जैसे हमारा Ag पॉजिटिव, Cd पॉजिटिव एंड Pp पॉजिटिव, ये टॉक्सिक होते हैं क्योंकि दे बाइंड स्ट्रांगली, ये बहुत स्ट्रांगली बाइंड करते हैं सॉफ्ट बेसिस बनाने के लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में। अब हमें बताना है एक्सप्लेन द टर्म सिम्बियोसिस विद एग्जांपल। सिम्बियोसिस इन केमिस्ट्री, जॉर्गेनसन सिम्बियोसिस। Symbiosis is a concept often considered an extension of the HSAB principle proposed by C.K. Jorgensen। तो जो हमारा सिम्बियोसिस होता है वो हमारा एक HSAB प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन होता है जिसको C.K. जॉर्गेनसन ने प्रपोज करा था। इट स्टेट्स दैट हार्ड लिगेंड्स टेंड टू अटैच टू a central metal that is already surrounded by other hard ligand and soft ligand tend to attach to a central atom that is already surrounded by other soft ligand। तो जो हमारा हार्ड सॉफ्ट लिगेंड होगा वो एक ऐसे सेंटर में टेंड करने की कोशिश करा जिसमें ऑलरेडी कोई दूसरा हार्ड लिगेंड हो। जो हमारा सॉफ्ट लिगेंड है वो ऐसे सेंटर में अटैक करने की कोशिश करा जिसमें ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड प्रेजेंट है। अब हमें बात करनी है एक्सप्लेन द एसिडिटी और बेसिक बिहेवियर ऑफ NH4Cl इन लिक्विड अमोनिया। हमें इनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के बारे में बताना है। तो जो हमारा NH4Cl होता है वो एसिड की तरह काम करता है लिक्विड अमोनिया में। इसका रीज़न है कि जो हमारे लिक्विड अमोनिया होते हैं वो दिखाते हैं सेल्फ ऑटो आयनाइजेशन, और इस सॉल्वेंट सिस्टम में जो हमारा NH4 पॉजिटिव होता है वो हमारा डिसोसिएट हो जाता है लिक्विड अमोनिया में टू प्रोड्यूस NH4 पॉजिटिव, देयरफॉर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एसिड ऑफ द सॉल्वेंट। अब हमें बात करनी है NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। जो हमारा NaNH2 होता है वो बिहेव करता है बेस की तरह लिक्विड अमोनिया में। बेसिक रीजनिंग, क्योंकि जो हमारे लिक्विड अमोनिया होते हैं वो ऑटो आयनाइजेशन शो करते हैं। NH3 इज अ कैरेक्टरिस्टिक बेसिक प्रेसिपिसी। NaNH3 डिसोसिएट्स इनटू लिक्विड अमोनिया टू प्रोड्यूस NH2, और ये हमारी इस सीक्रेट की बात SOCl2 इन लिक्विड SO2। तो जो हमारा SOCl2 होता है वो बिहेव करता है एसिड की तरह लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। इसका रीज़न है कि जो हमारा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो अंडरगो करता है सेल्फ आयनाइजेशन, और इस सॉल्वेंट सिस्टम में जो हमारा SO2- है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एसिडिक स्पीसी है। अब हम बात करेंगे वाई सॉल्यूशन ऑफ Na इन लिक्विड अमोनिया इज पैरामैग्नेटिक नेचर। तो जो हमारा Na का जो सॉल्यूशन होगा लिक्विड अमोनिया में वो पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट कंटेन्स एमोलिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारा ये जो सोडियम का जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड अमोनिया में पैरामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि जो हमारा सोडियम है वो एक उसमें होता है एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम डिसॉल्व करता है एनालिसिस इस एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन पासेस अ सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब हमें बताना है कि ब्लू इन कलर, द इंटेंस ब्लू कलर ऑफ डायरेक्ट सॉल्यूशन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एब्जॉर्ब लाइट करते हैं करस्पॉन्डिंग टू द रेड रीजन टू द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड एक्सटेंडिंग टू द इंफ्रारेड। हमें बात करें कि गुड कंडक्टर क्यों होते हैं। तो ये जो हमारे सोडियम होता है लिक्विड अमोनिया में ये गुड कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा सोडियम का जो सोल्यूशन होता है लिक्विड अमोनिया में वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें कंटेंट होते हैं अमोनिएटेड मेटल कार्बोनेट्स, और हमारे मोर इम्पोर्टेंटली इसमें हाईली मोबाइल अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं बात करें रिड्यूसिंग नेचर की। तो जो हमारे जो सोडियम के जो सोल्यूशन होते हैं लिक्विड अमोनिया में वो स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाईली रिएक्टिव एंड रेडिली अवेलेबल अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा सारा कुछ था हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इसमें हमने वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं जो हमारे ग्रुप पे भेजे गए थे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।